Hi everyone, welcome or welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम इवोल्यूशन चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये इवोल्यूशन का फिफ्थ लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नेचुरल सिलेक्शन एंड मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात कि सिलेक्शन मेनली दो टाइप्स का होता है। एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन और एक होता है नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी कि ऐसी सिलेक्शन एजेंसी ऑफ ह्यूमन चॉइस, मतलब ह्यूमन चॉइस की मर्जी से, मतलब ह्यूमन की चॉइस से जो सिलेक्शन हुआ होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। एंड नेचुरल सिलेक्शन यानी जो नेचुरली होता है एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की डेफिनेशन है दैट इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस which cause differential survival और reproduction among the different variants। अब जैसे कि एग्जांपल में है यहाँ पे डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज एंड इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। डीडीटी का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटो, तो सबसे पहले क्या था, मॉस्किटोज को मारने के लिए डीडीटी स्प्रे किया जाता था तो मॉस्किटोज मर जाते थे। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि मॉस्किटोज ढीठ हो गए, उनको फर्क ही नहीं पड़ने लगा डीडीटी से, तो वो डीडीटी के खिलाफ रेजिस्टेंट हो गए। हमारे साथ भी वैसे ही होता है कि घर वाले हमें एक बार डांटते, दो बार डांटते तो फर्क पड़ता है, लेकिन जब तीसरी चौथी बार डांटते तो हम भी ढीठ हो जाते, तो उनके खिलाफ हम भी रेजिस्टेंट हो जाते। तो सेम कंडीशन यहाँ पे मॉस्किटोज की भी थी। तो डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज या फिर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो अब हम मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसमें क्या होता है, अ पर्टिकुलर एक्सट्रीम ट्रेट इज सिलेक्टेड। डायरेक्शनल सिलेक्शन में सिर्फ एक ही ट्रेट को सिलेक्ट किया जाता है जो कि एक्सट्रीम ट्रेट हो। एक ही ट्रेट होगा और एक्सट्रीम ट्रेट होगा। इंटरमीडिएट फिनोटाइप सिलेक्टेड अगेंस्ट, जो भी इंटरमीडिएट फिनोटाइप है उनके अगेंस्ट जो एक ही ट्रेट है, जो इंटरमीडिएट जो एक्सट्रीम होगा उसको ही सिलेक्ट किया जाएगा। इट कैन शिफ्ट लेफ्ट और राइट, ऑपरेट व्हेन देयर इज अ चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन। तो ये लेफ्ट साइड भी शिफ्ट हो सकता है या फिर राइट साइड भी शिफ्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। इट फेवर्स द एक्सट्रीम फिनोटाइप, ये एक्सट्रीम फिनोटाइप को फेवर करता है। उसके बाद एंड इट अल्टर्स द मीन वैल्यू ऑफ ट्रेट इन वन डायरेक्शन। एवरेज और नॉर्मल फिनोटाइप इंडिविजुअल एलिमिनेटेड, जो भी नॉर्मल होंगे, जो एवरेज होंगे उनको एलिमिनेट किया जाएगा और सिर्फ एक ही ट्रेट को सिलेक्ट किया जाएगा जो एक्सट्रीम लेवल पे हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्राफ है, सबसे पहले हम एग्जांपल से समझते हैं। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन के यहाँ पे दो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट फिनोमिना है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में मेनली हम पेपर मॉथ की बात करेंगे, जिनका जो साइंटिफिक नेम है वो है बिस्टन बेटुलेरिया। तो क्या हुआ था कि 1950s के पहले इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ही कम थी। तो अगर इंडस्ट्रीज कम थी मतलब वहाँ पे पोल्यूशन भी कम था, ऑफ कोर्स। तो पोल्यूशन कम था तो जो सराउंडिंग में जो भी एरिया था, वॉल ले लो या फिर जो ट्रीज की बार्क ले लो, वो लाइट कलर थे। और जो मौत का कलर था, जो नेचुरल मौत मौत का कलर था, वो भी लाइट कलर था। अब अगर वॉल लाइट कलर की है, अब सपोज मेरे पीछे वाली जो वॉल है वो वाइट कलर की है, अगर उसके ऊपर कोई वाइट मॉथ बैठ गया तो ऑफ कोर्स वो प्रीडेटर को नहीं दिखेगा। तो मतलब वाइट मॉथ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन 1950s 1960s के बाद क्या हुआ, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही तेजी से बढ़ा, यानी कि इंडस्ट्रीज का इवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा आई। अब इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा आने की वजह से वहाँ पे पोल्यूशन भी बढ़ा। पोल्यूशन बढ़ा तो ऑफ कोर्स कार्बन इमिशन बढ़ेगा। तो जो सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट था वो थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया। अब सपोज ये जो पीछे वाली वाइट वॉल है इसके ऊपर बहुत सारा पोल्यूशन कलेक्ट हो गया, तो ये जो वॉल है पीछे वाली वो ब्लैक हो गई, ब्लैक या फिर ब्राउन कह लो। अगर वो ब्राउन हो जाती है, अब लेकिन पेपर मॉथ का कलर तो वाइट ही है, तो ब्राउन के ऊपर वाइट कलर तो मतलब अच्छे से दिखेगा। तो प्रीडेटर मॉथ को कैप्चर करने में उनको आसानी हो रही थी। तो क्या हुआ, जो वाइट कलर के मॉथ थे, जो लाइट कलर के मॉथ थे, उनका कलर कम होने लगा। तो इसी इसी को अडेप्टेशन बना के जो बाद में जो
ब्लैक कलर जो व्हाइट कलर मॉथ थे, फिर ब्लैक कलर मॉथ का कलर बढ़ने लगा, तो ब्लैक कलर मॉथ ही उस सराउंडिंग में उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। मतलब इसका मतलब क्या है कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ पे मॉथ की जो पॉपुलेशन थी वो चेंज हो गई। तो मतलब एक ही कैरेक्टर सिलेक्ट हुआ है जो कि एक्सट्रीम लेवल का है। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बारे में, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले वाइट मॉथ थे एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ब्लैक मॉथ का इवोल्यूशन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है बीक ऑफ बर्ड्स, जिनमें लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। सपोज हमारे सराउंडिंग में तीन तरीके के बर्ड्स है। एक बर्ड ऐसा है जिसकी बीक लार्ज है, एक बर्ड ऐसा है जिसकी बीक मीडियम साइज है, और एक बर्ड ऐसा है जिसकी बीक स्मॉल साइज है। लेकिन हमारे सराउंडिंग में कुछ ऐसे फ्रूट्स या फिर बर्ड्स का खाना है जो सिर्फ लार्ज बीक वाला बर्ड ही खा सकता है। तो ऑफ कोर्स मीडियम और स्मॉल साइज वाले जो बर्ड्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि खाना तो सिर्फ लार्ज बर्ड बीक वाले के हिसाब से ही है ना। तो ऑफ कोर्स कौन सा बर्ड सिलेक्ट होगा नेचर के हिसाब से, लार्ज बीक वाला बर्ड सिलेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पे ग्राफ है, मतलब एक ही कैरेक्टर सिलेक्ट हुआ, तो ग्राफ यहाँ पे बनाया जाता है नेचुरल सिलेक्शन के मोड में, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल वर्सेस ट्रेट एंड फिनोटाइप। जिसमें ये जो डार्क लाइन आपको दिख रही है ये साइड वाली, इसमें एक्सट्रीम फिनोटाइप, मतलब जो एक्सट्रीम फिनोटाइप होगा सिर्फ उसको ही सिलेक्ट किया जाएगा, और यहाँ पे है इंटरमीडिएट ट्रेट जिसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट विच इज द डायरेक्शनल सिलेक्शन के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। और स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन को सेंट्रीपिटल सिलेक्शन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, फेवर्स द एवरेज इंडिविजुअल। इसमें एवरेज इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया जाता है। एक्सट्रीम वैरायटीज आर एलिमिनेटेड। इसमें एक्सट्रीम वैरायटीज को सिलेक्ट नहीं किया जाता, वो एलिमिनेट की जाती है। ऑपरेट इन अ स्टेबल एंड कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट। देन चेक्स एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के एक्यूमुलेशन को भी चेक किया जाता है। एंड देन कीप्स पॉपुलेशन जेनेटिकली कांस्टेंट। और एवरेज इंडिविजुअल को सिलेक्ट करने की वजह से ये पॉपुलेशन को जेनेटिकली कांस्टेंट भी रखने का काम करता है। देन इंट्रोड्यूस होमोजाइगोसिटी इन पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन में होमोजाइगोसिटी को इंट्रोड्यूस करने का भी काम करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन बेबी वेट, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जो सबसे इजी एग्जांपल है ह्यूमन बेबी वेट। अब अगर ह्यूमन बेबी का वेट बहुत ज़्यादा कम होगा तो भी उसके सर्वाइवल के चांसेस नहीं है, वो भी उसके लिए हार्मफुल है। और अगर ह्यूमन का बेबी का वेट अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गया तो वो भी बच नहीं सकेगा, उसके वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो क्या सबसे बेस्ट है कि एवरेज साइज हो बेबी की। तो अगर एवरेज साइज होगी तो उसका हायर सर्वाइवल रेट होगा। तो मतलब ये एग्जाम्पल हो गया स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ भी सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल, नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड ट्रेट एंड फिनोटाइप के बीच में बनाया गया है, जिसमें जो हेल्दी इंडिविजुअल है वो एवरेज होंगे, तो जो बीच वाली लाइन है वो इंटरमीडिएट होती है यानी कि एवरेज। तो मतलब कि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में जो एवरेज इंडिविजुअल है उनका सिलेक्शन किया जाता है। डायरेक्शनल में क्या था, एक ही कैरेक्टर को सिलेक्ट किया जाएगा जो एक्सट्रीम लेवल का होगा, और स्टेबलाइजिंग में क्या है, जो एवरेज इंडिविजुअल है उनको सिलेक्ट किया जा रहा है। अब थर्ड टाइप है इसका डिसरप्टिव सिलेक्शन। देखो डिसरप्टिव सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन को सेंट्रीफ्यूगल सिलेक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बोथ एक्सट्रीम आर सिलेक्टेड। एवरेज को छोड़ दो, जो दो एक्सट्रीम कैरेक्टर है उनको सिलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन एक्ट्स अगेंस्ट द इंडिविजुअल, इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन, और इनका कहना है कि इसकी वजह से जेनेटिकल वेरिएशंस भी बढ़ते हैं। व्हेन अ होमोलोगस पॉपुलेशन ब्रेक इनटू सेवरल अडैप्टिव फॉर्म, तब होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। एक्सट्रीम हैव हाई फिटनेस, क्योंकि इनका मानना है कि जो एक्सट्रीम लेवल के कैरेक्टर्स होते हैं उनके पास होती है हाईएस्ट फिटनेस। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल गिव राइज टू टू डिफरेंट पॉपुलेशन। और अब अगर दो एक्सट्रीम कैरेक्टर सिलेक्ट हो गए हैं तो वो दो डिफरेंट स्पीसीज बनाएंगे एंड देन उनका स्पेसिएशन होगा, इसकी अलग स्पीसीज होगी, इसकी अलग स्पीसीज होगी। एग्जाम्पल है स्मॉल एंड लार्ज बीक बर्ड्स। सपोज कि कुछ एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें तीन तरीके के बर्ड्स प्रेजेंट है। एक बर्ड जिसकी स्मॉल बीक है, एक बर्ड जिसकी मीडियम साइज है एंड एक है जिसकी लार्ज बीक है। लेकिन उस सराउंडिंग में जो फूड प्रेजेंट है उन बर्ड्स के लिए वो सिर्फ लार्ज और स्मॉल बीक वाले बर्ड्स के लिए ही सुटेबल है। तो जिनकी बीक की साइज मीडियम है वो तो वहाँ पे स्ट्रगल करेंगे ना। तो कौन सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, जो जिसकी बीक की साइज बहुत ज़्यादा लार्ज थी एंड जिसकी बीक की साइज बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो वो बर्ड्स हो गए यहाँ पे सिलेक्ट।
फिर क्या होगा, एक जो लार्ज बीक है उनकी पॉपुलेशन बन जाएगी, एक बर्ड जिनकी स्मॉल बीक है उनकी एक अलग पॉपुलेशन बन जाएगी। मतलब यहाँ पे स्पेसिएशन हो जाएगा, दो अलग अलग स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ग्राफ में दिख रहा है कि यहाँ पे दो एक्सट्रीम इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया जा रहा है और जो इंटरमीडिएट है उसको एलिमिनेट किया जा रहा है। तो हमने देख लिया मोड्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें हमने देखा डायरेक्शनल, जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर जो एक्सट्रीम लेवल का होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। सेकेंड हमने देखा स्टेबलाइजिंग, जिसमें जो एवरेज होता है उसको सिलेक्ट किया जाता है। एंड थर्ड हमने देखा डिसरप्टिव सिलेक्शन, जिसमें एवरेज को इग्नोर करते हैं और जो दो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स है उनको सिलेक्ट किया जाता है एंड इसमें फिर वो उनकी अलग अलग स्पीसीज बन जाती है एंड देन फाइनली उनका स्पेसिएशन हो जाता है। तो ये हो गया आज के लेक्चर के बारे में, जिसमें हमने देखा डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग एंड नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। ओके, बाय।